हेलो एवरीवन, आई एम सी मितेश पवार और आज के लेक्चर में हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डिटेल रिवीजन करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक बहुत वास्ट है। इसमें तीन स्टैंडर्ड कवर होते हैं: IS 32, IFRS 7 और IFRS 9। लेकिन हम यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन करेंगे। मतलब उतना रिवीजन करेंगे जिससे आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना। तो हम सारा करेंगे, तो हम यहाँ पर कंसेप्ट को अप्लाइड भी करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है। दो लोगों के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। दो पार्टियां इन्वॉल्व है इसमें। अब एक पार्टी के लिए क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल असेट्स क्रिएट होती है और अनदर पार्टी के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रिएट होगी, या फिर अनदर पार्टी के लिए क्या क्रिएट होगा, इक्विटी क्रिएट होगी, है ना। मतलब एक पार्टी के लिए तो फाइनेंशियल असेट्स क्रिएट हो रही और अनदर पार्टी की या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी या फिर उसकी क्या हो जाएगी, इक्विटी क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अब यहां पर मेन वर्ड जो है ना वो है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। अब ये एमसीक्यू पूछा जाता है ऐसा, है ना। विदाउट कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल क्या है, ट्रेड रिसीवेबल का एग्जाम्पल लेते हैं कि देखो मैंने क्या करा, क्रेडिट पर गुड्स सेल किया। तो क्रेडिट पर सेल गुड्स सेल किया तो हम दो पार्टियों के बीच में क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना कि मैं आपको क्रेडिट पर गुड्स सेल करूंगा और आप मुझे 60 डेज में पेमेंट कर देना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मेरे पास इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है राइट टू रिसीव कैश। मुझे क्या मिल जाएगा, फ्यूचर डेट पर कैश मिल जाएगा। और सामने वाले का क्या जनरेट हो रहा है यहाँ पर, लाइबिलिटी, कि उसका ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है ना, उसको मुझे पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें क्या हुआ मेरे लिए तो फाइनेंशियल असेट्स क्रिएट हुई और सामने वाले के लिए क्या क्रिएट हुआ, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रिएट हुई। ठीक है। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसके मैंने शेयर परचेज कर लिए। क्या कर लिए मैंने, शेयर परचेज कर लिए। अब ये शेयर परचेज कर लिए तो ये क्या है, मेरे लिए फाइनेंशियल असेट्स है। वो जो एबीसी लिमिटेड है ये उसके शेयर्स है। तो वो क्या बोलेगा, इसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं बोलेगा। क्यों, क्योंकि उसका ऑब्लिगेशन टू पे नहीं है कुछ। तो उसका ये इक्विटी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इक्विटी। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हम दो के बीच में, तो मेरे लिए फाइनेंशियल असेट्स क्रिएट हुई और एबीसी लिमिटेड के लिए क्या क्रिएट हुआ, इक्विटी क्रिएट हुई। ठीक है। ये समझ में आ गया आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हम फाइनेंशियल असेट्स की ओर। क्या होता है फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल असेट्स का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपको क्या दे रहा है, राइट दे रहा है। किस चीज का राइट दे रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। आपको कैश मिलेगा, या फिर आपके पास कैश ऑलरेडी है, या फिर आपको क्या मिलेगा, इस कॉन्ट्रेक्चुअल राइट की वजह से एनादर एंटाइटी के इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे, या फिर आपको क्या मिलेगा, एनादर फाइनेंशियल असेट्स मिलेगी। तो हम बोलेंगे ये क्या है, फाइनेंशियल असेट्स है। ठीक है। तो क्या क्या है, कैश इट सेल्फ क्या है, फाइनेंशियल असेट्स होती है। आपके पास क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, तो ये फाइनेंशियल असेट्स हो गई। एग्जांपल के लिए ट्रेड रिसीवेबल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने गुड्स दिया और बदले में क्या लोगे, कैश लोगे। लोन रिसीवेबल, आपने किसी को लोन दिया और आप क्या लोगे उसके बदले में, कैश ही लोगे, ऑब्वियसली बात है। बिल रिसीवेबल, आपको क्या मिलेगा, बदले में कैश मिलेगा। बॉन्ड या डिबेंचर हेल्ड, तो आप सेल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। तो ये क्या है, आपकी फाइनेंशियल असेट्स है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, एग्जाम में टेस्ट किया जाता है। आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया, बताओ क्या ये फाइनेंशियल असेट्स है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि आपको बदले में कैश नहीं मिलेगा, सर्विसेज मिलेगी। आपने प्रीपेड रेंट दे दिया तो आपको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा क्या ऑफिस से, नहीं। आपको सर्विसेज मिलेगी, रेंटिंग सर्विसेज मिलेगी ना। आपने गुड्स के लिए एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो बताओ क्या यहाँ पर ये आपकी फाइनेंशियल असेट्स है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि आपको बदले में कैश नहीं मिल रहा। क्या मिलेगा, गुड्स मिलेगा आपको। तो क्या मिलना चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव अनदर फाइनेंशियल असेट्स। हमें कैश नहीं मिल रहा, हमें यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश नहीं मिल रहा, अनदर फाइनेंशियल असेट्स मिल रही है। ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव अनदर फाइनेंशियल असेट्स, इक्विटी शेयर ऑफ अनदर एंटाइटी, प्रेफरेंस शेयर ऑफ अनदर एंटाइटी, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटाइटी, ये मिल रहे हैं। ठीक है।
चलो, अब इसके अलावा है ना एक पॉइंट और है एसेट्स के डेफिनेशन में, जो कि रेयरली टेस्ट किया जाता है एफआर लेवल पर, है ना। एसएससी एफआर लेवल पर बहुत रेयरली टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये एसबीआर लेवल का पॉइंट है, थोड़ा सा समझो, लेकिन मैं बता देता हूँ, डेफिनेशन में है। अब एक और पॉइंट क्या है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। अगर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है आपके पास और वो फेवरेबल है, क्या है, फेवरेबल, यानी कि वो आपको बेनिफिट ही पहुंचाएगा, पोटेंशियली फेवरेबल है आपके लिए, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको गेन ही होगा, तो ये आपके लिए क्या है, फाइनेंशियल असेट्स है। अब हमें अगर गेन हो रहा है तो अदर पार्टी को क्या होगा, लॉस होगा, तो उसके लिए क्या होगा फिर, फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगी। तो अदर पार्टी के लिए क्या होगा, ये ही डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट अदर पार्टी के लिए होगा फाइनेंशियल लाइबिलिटी, मतलब अनफेवरेबल होगा उसके लिए। ठीक है, तो मैंने आपको फाइनेंशियल लाइबिलिटी वाला पॉइंट भी इसी पॉइंट में समझा दिया। तो देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना शॉर्टकट में। राइट टू अ फेवरेबल एक्सचेंज, हमारे पास क्या है, राइट टू एक्सचेंज है ना, और ये राइट टू एक्सचेंज की वजह से क्या होगा, ये राइट टू एक्सचेंज में हम किस कंडीशन में, हम फेवरेबल कंडीशन में हैं। ठीक है, राइट टू अ फेवरेबल एक्सचेंज इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, एग्जांपल हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट किया है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट या स्वैप का कॉन्ट्रैक्ट किया है ना। ठीक है, चलो, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गई होगी फाइनेंशियल एसेट्स की डेफिनेशन, है ना। 2 नंबर आपके पक्के हो गए, अगर इस पे आप क्वेश्चन आता है तो। इतना ही पूछते हैं, ज़्यादा पूछेंगे नहीं। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया, ये सारे एग्जाम्पल आपके एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल्स ही हैं। चलो, आइटम दैट आर नॉट ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, क्या आइटम फाइनेंशियल असेट्स नहीं है, और उसका रीजन भी लिखा हुआ है। इन्वेंट्री आपका क्या फाइनेंशियल असेट्स है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है ये, ठीक है। आपको क्या, आपके पास इन्वेंट्री हेल्ड है ना, क्या वो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश देती है क्या, नहीं। अभी तो ये सेल ही नहीं हुआ, अगर ये सेल हो जाए क्रेडिट में तो हमारे हमें क्या मिलेगा, हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश आ जाएगा। जब तक ये सेल नहीं हुआ तब तक ये हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश को, नहीं। ये तो हम असेट्स अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, हमने इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया है कि हमको इसके बदले में कैश मिलेगा। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अभी जस्ट मैंने समझाया, सर्विसेज मिलेगी हमें, है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, हमें कैश नहीं मिलेगा, हमें सर्विसेज मिलेगी। एडवांस पेड फॉर गुड्स, हमें गुड्स मिलेगा, कैश नहीं मिलेगा, है ना, इसलिए ये क्या है, आपके फाइनेंशियल असेट्स नहीं है ना। तो 4 क्वेश्चन हो गए आपके एमसीक्यू के। एमसीक्यू की समरी है ये एक तरीके की, आपको पूरा केस पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना कर लो काम हो जाएगा आपका, ये पूछे गए क्वेश्चन है आपके। चलिए, नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी के ऊपर। फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होती है, अभी जस्ट हमने असेट्स पढ़ा, उसके अपोजिट पॉइंट है यहाँ पर, है ना, एक्सेप्ट 2 चीजें। क्या, हमने वहां पे पढ़ा था कैश फाइनेंशियल असेट्स है ना, तो वो तो फाइनेंशियल असेट्स ही होगी। अब इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, है ना, वो भी देखा था, वो फाइनेंशियल असेट्स है। तो अनदर पार्टी के लिए क्या होगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा क्या, नहीं, इसके लिए अनदर पार्टी के लिए इक्विटी होता है ये, समझेंगे इक्विटी के इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन से, है ना। बाकी जो भी बचा वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी फिर, मतलब अगर हमारा ऑब्लिगेशन टू पे कैश है, या ऑब्लिगेशन टू डिलीवर अनदर फाइनेंशियल असेट्स है, या तो हम क्या देंगे, ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर इसलिए लाइबिलिटी है, लेकिन ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी कब होगी, जब इसमें हम क्या करेंगे, कैश पे करेंगे, या फिर हम अनदर फाइनेंशियल असेट्स डिलीवर करेंगे, तो ये हमारे लिए क्या है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। वापस से समझाता हूँ, ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी, अब ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी कब होगी, जब हमें क्या डिलीवर करना है, या तो कैश देना है, हमारा ऑब्लिगेशन कैश देने का है, या फिर कोई अनदर फाइनेंशियल असेट्स देने का ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर, तो हमारे लिए ये क्या है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। ठीक है, एग्जांपल के लिए समझो, अभी हमने क्रेडिट परचेस करी थी, तो हम क्या करेंगे, पे करेंगे कैश में, मतलब ये क्या है, हम कैश में पे करने वाले, ऑब्लिगेशन टू पे कैश। ठीक, अब एक और पॉइंट आया था डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का, मतलब कि एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं फाइनेंशियल असेट्स या लाइबिलिटी, है ना। अब उसमें क्या है, ये हमारे लिए जो कंडीशन है ये अनफेवरेबल कंडीशन है, यानी कि सिंपल वर्ड में बोलूँ, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, और कंडीशन कैसी है, हमारे फेवर में क्या, नहीं, अनफेवरेबल कंडीशन है, मतलब हमको लॉस होगा, पोटेंशियल लॉस होगा इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो फिर ये हमारे लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन जाता है। अगर फेवरेबल है तो फाइनेंशियल असेट्स, अनफेवरेबल है तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी। आप इतना याद रखना, क्योंकि एमसीक्यू पूछा जाएगा इस पे। ठीक है, चलो अब आते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पर। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या है,
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रेसिजुअल इंटरेस्ट इन असेट्स। अब कैसी असेट्स? नेट असेट्स, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग लाइबिलिटी। तो टोटल असेट्स है, टोटल असेट्स में से अगर लाइबिलिटी माइनस कर दो तो क्या बचता है? नेट असेट्स बचती है। और इस नेट असेट्स में इंटरेस्ट किसका होता है? इक्विटी वालों का, मतलब ऑनर्स का, है ना। एक एग्जाम्पल के लिए समझो, एक बिजनेस अगर बंद हो रहा है, एक बिजनेस अगर बंद हो रहा है ना, तो क्या होगा? असेट्स सेल कर देंगे और उससे लाइबिलिटी पे कर देंगे। जो भी बचा वो किसको जाएगा? ऑनर्स को जाएगा। अगर मान के चलो कुछ नहीं बचा, जितनी असेट से जितनी लाइबिलिटी थी उतनी ही असेट्स रियलाइज्ड हुई। 10,000 की लाइबिलिटी थी, 10,000 की असेट्स थी हमारी, है ना, सेट ऑफ हो गई पूरी, कुछ कुछ भी नहीं बचा। तो क्या ऑब्लिगेशन है क्या बिजनेस का कि ऑनर को देना ही होगा? नहीं। हाँ, ऑनर को देना जरूरी नहीं होता, कोई मैंडेटरी नहीं होता, यानी कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता उसको पे करने का। इसीलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? इक्विटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इक्विटी नाम दिया गया है इसको, मतलब रेसिजुअल इंटरेस्ट। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्यों इतना डिटेल में समझा रहा हूँ? जब क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हो। अब पूछो आपसे मैं, इक्विटी शेयर्स क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्लिगेशन नहीं है पे करने का कुछ। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब रिडीम करना ही नहीं है कभी भी, तो नहीं करना है, मतलब कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं आना। मतलब क्या है ये? आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल मतलब रिडीम करना पड़ेगा हमें, रिडीम करना पड़ेगा मतलब ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन आ गया जहां पर, तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फिर वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन जाता है। ठीक है। डिबेंचर्स, लोन, बैंक लोन, क्या है ये? ऑब्लिगेशन टू पे कैश है, यहाँ पर हमारा ऑब्लिगेशन ना पे करना है। तो ये क्या है हमारे? फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कहाँ दिक्कत आती है बच्चों को? प्रेफरेंस शेयर में। सर प्रेफरेंस शेयर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर मतलब कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी बोल देते हैं वो। उनको लगता है कि पेमेंट करना ही होगा। नहीं, अगर वो इररिडीमेबल है तो पेमेंट करना ही नहीं है, मतलब ऑब्लिगेशन आना ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ना हो तो फिर उसको बोलते हैं हम इक्विटी। ठीक है। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट। देखो, डेथ वर्सेस इक्विटी, वही पॉइंट जो अभी मैंने समझाया आपको। ऑब्लिगेशन टू पे कैश है क्या? यस, तो फिर डेथ बोलेंगे, अदरवाइज वो फिर इक्विटी है। अगर डे ऑब्लिगेशन टू पे कैश नहीं है तो फिर इक्विटी। ठीक है। इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर मैंडेटरी है क्या पे करना? इंटरेस्ट डिविडेंड मैंडेटरी है तो फिर वो डेथ बन जाता है। क्या बन जाता है? डेथ बन जाता है ना। और अगर नहीं है, डिस्क्रिशनरी है, तो इक्विटी बोलते हैं। रिडम्पशन मैंडेटरी है, डेथ बोलते हैं हम उसको। बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, इसको हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी दिखाते हैं और इक्विटी को हम इक्विटी दिखाते हैं। इंटरेस्ट और डिविडेंड ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड डेथ के केस में कहाँ जाएगा? फाइनेंशियल लाइबिलिटी के केस में कहाँ जाएगा? पी एंड एल में जाएगा। और जो हम इक्विटी के ऊपर डिविडेंड देते हैं, ध्यान रखना, इक्विटी शेयर के ऊपर जो डिविडेंड देते हैं उसको कहाँ ले जाते हैं? पी एंड एल में ले जाते हैं क्या? नहीं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन। ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कब करोगे? जब आप कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी बन जाते हो तो आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो। कब बनते हो पार्टी? जब आपके पास इन्फोर्सिबल राइट आ जाता है, राइट टू रिसीव कैश आ जाता है, या फिर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाता है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आ जाता है, तो आप क्या बन जाते हो यहाँ पर? पार्टी बन जाते हो। ठीक है। तो जब आप पार्टी बन जाओ तो आप क्या कर लेना? रिकॉर्ड कर लेना। एग्जाम्पल के लिए समझो, आपने क्रेडिट सेल्स करी, क्रेडिट सेल्स करी, क्रेडिट पर गुड्स सेल कर दिया, मतलब जैसे आपने अपना परफॉर्मेंस पूरा कर दिया, गुड्स डिलीवर कर दिए सामने वाले को, तो आप क्या करोगे यहाँ पर? रिकॉर्ड करोगे ना, फाइनेंशियल असेट्स रिकॉर्ड करोगे, यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रिकॉग्नाइज करोगे अपनी बुक्स में। और सामने वाले पार्टी क्या कर लेगी? फाइनेंशियल लाइबिलिटी बुक कर लेगी। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने अपना परफॉर्मेंस पूरा करा, मैं पार्टी बन जाता हूँ। यहाँ पर क्या बन जाता हूँ? कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी बन जाता हूँ, मेरे पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव आ जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझो, है ना, जो एग्जाम में टेस्ट किया जा सकता है। मुझे कस्टमर से ऑर्डर मिला, मुझे गुड्स डिलीवर करना है, अभी तक डिलीवर नहीं किया, मुझे सिर्फ ऑर्डर आया है, मैंने अभी तक उसको फुलफिल नहीं किया। बताओ, क्या ये मेरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज होगा क्या? सर, अभी तो आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने परफॉर्मेंस पूरा ही नहीं किया। क्या मैं कोर्ट में केस कर सकता हूँ क्या कस्टमर के ऊपर कि मुझे कैश दे दो? कोर्ट बोले कि तुमने अभी तक डिलीवरी नहीं किया गुड्स, अपना परफॉर्मेंस तो पूरा करो पहले।
उसी के बाद तो वो कैश देगा आपको। ठीक है। तो कब आएगा? जब हम अपना परफॉर्मेंस पूरा कर देंगे। परफॉर्मेंस पूरा करेंगे तभी तो हमारे पास क्या आएगा? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट आएगा। तो क्रक्स क्या है? जब आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट आ जाता है तो आप क्या कर लोगे? बुक बुक कर लोगे, यानी कि रिकॉर्ड कर लोगे यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को। चलो अब आते हैं डी रिकॉग्निशन ऑफ असेट्स के ऊपर। असेट्स की बात कर रहे हो, ओनली असेट्स की कब करते हो? जब या तो आपका राइट एक्सपायर हो जाए या फिर आप रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर कर देते हो, तो आप क्या करोगे? असेट्स को डी रिकॉग्नाइज करोगे। एग्जाम्पल के लिए समझो, हमारी बुक्स में ट्रेड रिसीवेबल से है ना, कस्टमर हमें पेमेंट कर देगा। जैसे ही कस्टमर हमें पेमेंट कर देगा तो हमारा राइट खत्म हो गया ना, हमारा राइट एक्सपायर हो गया। क्यों? क्योंकि हमें मिल गया कैश। तो इसको बोलते हैं राइट एक्सपायर हो जाना। अब दूसरा पॉइंट है, या फिर रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर कर देना। मेरे ट्रेड रिसीवेबल थे $10,000 के। मैंने क्या करा? मैंने क्रेडिट पर गुड्स सेल किया था। अब ये जो कस्टमर है मुझे, ये 2 महीने बाद पेमेंट करेगा। अब मैं 2 महीने वेट नहीं कर सकता, मुझे तो इमीडिएट फंड की ज़रूरत है। तो मैंने क्या करा, एक बैंक को बोला कि बैंक आप क्या करो, मेरे से ना ये ट्रेड रिसीवेबल आप खरीद लो, परचेज कर लो मेरे से। आप क्या कर लेना, मेरे कस्टमर से आप रिकवर कर लेना। तो बैंक बोले कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा? मैंने बोला एक काम करते हैं, हम आपको कुछ देंगे ना एक्स्ट्रा। या आप एक काम करो, मेरे $10,000 के क्या है यहाँ पर रिसीवेबल्स है, आप मुझे ओनली 9,000 दे दो। 1,000 में मेरा लॉस मान लूंगा, लेकिन मुझे अपनी कैश रिक्वायरमेंट को पूरा करना है अभी। तो मैं क्या करूंगा, 9,000 में बैंक को सेल कर दूंगा। मतलब इस असेट्स से रिलेटेड रिस्क और रिवॉर्ड किसको ट्रांसफर कर दिए? मैंने बैंक को ट्रांसफर कर दिए। और बदले में मेरे पास 9,000 आए, तो मैंने कैश अकाउंट डेबिट 9,000 करा, 1,000 लॉस बुक किया, है ना। और क्रेडिट कर दिए अपने ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि मैंने ट्रेड रिसीवेबल अपनी बुक्स से डी रिकॉग्नाइज कर लिए। इस पे क्वेश्चन आता है, यही फैक्टरिंग का क्वेश्चन है। ये बैंक जो है ना, ये फैक्टर है यहाँ पर। और मैंने क्या कर दिया, अपने रिसीवेबल से ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब बैंक ने एक काउंटर क्वेश्चन करा मेरे से कि अगर कस्टमर पे ना करे तो? मैंने बोला ये मेरी जवाबदारी नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, वो आपका लॉस। मतलब मैंने रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए ना बैंक को। रिवॉर्ड क्या है बैंक का इसमें? उसको 1,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। और रिस्क क्या है कि अगर कस्टमर ने पेमेंट नहीं करा तो? ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये। अब मान के चलो कि बैंक को हम एश्योर एश्योर करते हैं कि अगर कस्टमर आपको पे नहीं करेगा तो हम आपको पे करेंगे फिर। मतलब हमने रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर करा क्या? नहीं करा। मतलब अभी भी रिस्क हमारी है ना। तो हमें बैंक से जो अमाउंट मिला फिर वो क्या है? वो एक तरीके का लोन है। क्या है? एक तरीके का लोन है। सिक्योर लोन ले लिया हमने। हमने क्या कर दिए, हमने रिसीवेबल उनके पास रख दिए और लोन ले लिया बैंक से। ऐसे समझो। तो इसको बोला जाता है रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। अगर विद रिकोर्स हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं। विद रिकोर्स ध्यान रखना, तो रिस्क और रिवॉर्ड अभी हमने ट्रांसफर नहीं करा, मतलब हम डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और विदाउट रिकोर्स मतलब हमारे पास ये रिटर्न नहीं आएगा। विदाउट मतलब विदाउट री मतलब रिटर्न नहीं आएगा हमारे पास रिस्क। मतलब हम डी रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो फैक्टरिंग का क्वेश्चन आता है इस पे। तो चलो, हमारा फैक्टर वाला पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आओ ले जाता हूं वहां पर। देखो क्या कंसेप्ट है, पहले वो समझो। फैक्टरिंग मीन्स सेलिंग द ट्रेड रिसीवेबल टू फैक्टर, यानी कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स टू गेट इमीडिएट कैश इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कस्टमर पेमेंट। मुझे कैश की नीड थी आज, तो मैं वेट नहीं कर सकता कस्टमर से, तो 2 महीने बाद पेमेंट आने वाला है। तो यहाँ पे देखो क्या बोलता है, क्या हमने रिस्क रिस्क कौन बियर करेगा? इस केस में रिस्क कौन बियर करेगा, हम या बैंक? अगर हम ही रिस्क बियर करेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसको बोला जाता है विद रिकोर्स। क्या बोलते हैं इसको? विद रिकोर्स। ये एग्जाम में ना टर्म लिखी जाती है। ये कैसा है यहाँ पर? विद रिकोर्स है। मतलब अभी क्या हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो देखो, डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रिसीवेबल नहीं करेंगे। कैश रिसीव्ड जो हुआ उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? लोन ट्रीट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू लोन। ठीक है। रीजन, रिस्क नॉट ट्रांसफर्ड। विदाउट रिकोर्स मतलब, विदाउट रिकोर्स मतलब हमने रिस्क ट्रांसफर कर दी बैंक को। ठीक है। तो यहाँ पर डी रिकॉग्नाइज करेंगे, यस, क्योंकि रिस्क ट्रांसफर हो गई है। तो सेल प्रोसीड, जो भी प्रोसीड आएगी हम क्या बोलेंगे? वो कैश आ गया। और क्या कर देंगे? कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल्स।
ठीक है, और जो भी लॉस हुआ होगा, जैसे 10,000 के हमारे रिसीवेबल से तो क्रेडिट हो गए, 9,000 डेबिट हुआ तो 1,000 आपका लॉस हो जाएगा। ठीक, चलो समझा दिया मैंने। यहाँ पे देखो वही सिनेरियो यहाँ पर समझा रहा हूँ वापिस। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने, 80,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम फैक्टर है ना, बैंक से कितना मिला हमको, 75,000 मिल गए। हमने सेल कर दिया हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स। 80,000 के हमारे बुक्स में थे, हमने 75,000 में सेल करे, मतलब 5,000 हमें कब मिला। ठीक, अब यहाँ पर समझो, हमें देखना होगा क्या हमने रिस्क ट्रांसफर कर दी क्या बैंक को। अगर रिस्क ट्रांसफर कर दी है तो उसको बोला जाता है विदाउट रिकोर्स। क्या बोले जाता है उसको, विदाउट रिकोर्स। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर विदाउट रिकोर्स है मतलब रिस्क ट्रांसफर हो गई, तो हम अपनी बुक्स से रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देंगे, मतलब डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो देखो क्या डी रिकॉग्नाइज करें, यस करेंगे। कैश रिसीव्ड 75,000, तो यहाँ क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ ना 5,000 का, तो 5,000 का लॉस हम रिकॉर्ड कर लेंगे, है ना, रिस्क ट्रांसफर कर दिया हमने। अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट 75,000, फैक्टरिंग लॉस 5,000 का, और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया हमने। ठीक है, अब विद रिकोर्स में क्या होगा, विद रिकोर्स में होता है कि हमने रिस्क ट्रांसफर नहीं करी। जब भी ये टर्म आ जाए लिखी हुई विद रिकोर्स, मतलब रिस्क ट्रांसफर नहीं हुई, और रिस्क ट्रांसफर नहीं हुई तो बताओ क्या डी रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे बुक्स में ही क्या होना चाहिए, रिसीवेबल्स होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अकाउंटिंग एंट्री डायरेक्टली बता देता हूँ, इस केस में क्या होगी, 75,000 हमें मिल रहे, वो लोन माना जाएगा, क्या माना जाएगा, लोन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम फैक्टर। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं करा इस सिचुएशन में। वेन कस्टमर पे 80,000 टू द फैक्टर, जब कस्टमर 80,000 पे कर देगा, तो ये किसका अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट है ना, ये हमारा अमाउंट है, बैंक का नहीं है। क्यों, क्योंकि ये विद रिकोर्स है। तो हम एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, हम एंट्री ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देंगे, क्या कर देंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देंगे। और हमारी जो लोन लाइबिलिटी थी 75,000 की, इसको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो देखो ये लाइबिलिटी खत्म हो गई हमारी 75,000 से, और जो 5,000 का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो हमारा लॉस है। अब वो यहां जाके हम क्या करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट एज अ रिकॉर्ड कर देंगे, एज अ इंटरेस्ट पे किया। तो वापस से सुनो केस क्या हुआ, हम विद रिकोर्स में हम क्या करेंगे, लोन अकाउंट क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट करा हमने, और लोन लोन लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली। हमारे बुक्स में अभी भी रिसीवेबल्स है, लेकिन जैसे ही सेटलमेंट हो गया, कस्टमर ने पेमेंट कर दिया, बैंक को फैक्टर को पेमेंट कर दिया, तो क्या एंट्री होगी। अब इस केस में हमारी लाइबिलिटी खत्म हो गई ना, कस्टमर ने पेमेंट कर दिया है, हमारी लाइबिलिटी तो पूरी खत्म हो गई। तो हमने देखो ये 75,000 से अपनी लाइबिलिटी खत्म कर दी, और अपनी बुक्स से डी रिकॉग्नाइज कर लिए, किसको, रिसीवेबल्स को, क्योंकि अब रिसीवेबल ने तो पेमेंट कर दिया ना बैंक को। तो देखो मैंने एंट्री पास करी, रिसीवेबल 5,000 का डिफरेंस है, ये क्या है, फाइनेंस कॉस्ट है। एक तरीके से हमने क्या दे दिया, बैंक को इंटरेस्ट दे दिया है। लेकिन ये एंट्री कब हुई, जब कस्टमर ने पे किया। तो जब हमने क्या करा था, रिसीवेबल से ट्रांसफर करे थे ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करा हमने बैंक ने और हमने, कि हम आपको ट्रेड रिसीवेबल से दे रहे, उस दिन डी रिकॉग्नाइज नहीं करना है, ध्यान रखो। क्यों डी रिकॉग्नाइज नहीं करना, क्योंकि इस दिन आपकी रिस्क ट्रांसफर नहीं हुई थी। सिंपल सी बात, जिस दिन रिस्क ट्रांसफर हो जाए उस दिन डी रिकॉग्नाइज कर लो, दैट्स इट। तो क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आएगा, विद रिकोर्स, मतलब डी रिकॉग्नाइज नहीं करना है, रिस्क ट्रांसफर नहीं हुई, ऐसा रीजन बता देना। विदाउट रिकोर्स मतलब कि रिस्क ट्रांसफर हो गया, डी रिकॉग्नाइज कर लो, है ना, क्योंकि रिस्क ट्रांसफर हो गई है, दैट्स इट। तो ये आपका यहाँ पर पॉइंट कवर हो गया पूरा फैक्टरिंग रिसीवेबल्स वाला, और हमने डी रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल अच्छे से समझ लिया। चलो अब आते हैं डी रिकॉग्निशन ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का डी रिकॉग्निशन कब करोगे, जब आप ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज कर दो, जब ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज कर दो। जैसे मैंने क्रेडिट पर गुड्स परचेज किया था, जैसे ही मैं पेमेंट कर दूंगा सप्लायर को, तो मैंने क्या कर दिया, अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया, दैट्स इट। इसको बोला जाता है डी रिकॉग्निशन। क्या एंट्री करोगे, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो गई मेरी लाइबिलिटी डी रिकॉग्नाइज। चलिए नेक्स्ट आपका मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। हम इसको बहुत लॉजिकली समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, मेजर करना है, सिंपल सी बात है, मेजर करना है। ठीक है, तो मेजरमेंट कैसे करेंगे फाइनेंशियल असेट्स का, यानी कि कितनी अमाउंट पर हमें रिकॉर्ड करना है, क्या बोल रहा हूं मैं, कितनी अमाउंट पर हमें रिकॉर्ड करना है, बस ये पता करना है। तो एक एग्जांपल लूं मैं आपके सामने। आपने क्या करा, डिबेंचर परचेज किया, क्या परचेज करा आपने, डिबेंचर परचेज किया, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया, किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए आपने। तो ये आपने क्यों खरीदे, आप इसको क्या मेच्योरिटी तक हेल्ड करोगे, मतलब
इसकी मेच्योरिटी का पीरियड है 5 ईयर। कितना है? 5 ईयर मेच्योरिटी पीरियड है, मतलब हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा और फिफ्थ ईयर के एंड में आपको प्रिंसिपल भी मिल जाएगा। तो आप क्या करते हो, डिबेंचर्स को मेच्योरिटी तक हेल्ड करते हो, मेच्योरिटी तक हेल्ड करते हो। लेकिन अगर मान के चलो बीच में डिबेंचर की प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तब आप क्या सेल करते हो? क्या नहीं, तब सेल नहीं करते हो, आप तो मेच्योरिटी तक हेल्ड करते हो। ठीक है, एक सेक्शन ये हो गया। अब दूसरा पार्ट समझो कि आपने डिबेंचर परचेस करे, लेकिन जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो जाते, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो जाते आप सेल कर देते हो, आप मेच्योरिटी तक नहीं रुकते ना। दूसरा केस। तीसरा केस, आपने डिबेंचर ट्रेडिंग पर्पस के लिए लिए, मतलब आज परचेस किया, कल प्राइस इंक्रीज हो गया तो कल सेल कर दोगे, मतलब आप क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें। तो यहां पर है ना, मेजरमेंट भी डिफरेंट वे में होगा। आप समझो जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्या हो रहा है, प्राइसेस चेंज हो रही है, बार बार प्राइसेस चेंज हो रही है, तो आप क्या करोगे, अपनी असेट्स को इनिशियली तो क्या करते हो, फाइनेंशियल असेट्स को फेयर वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करते हो। लेकिन सब्सिक्वेंट क्या, बैलेंस शीट डेट आ गई हमारे पास, अभी भी ये फाइनेंशियल असेट्स है, तो अब हम इसको किस पर दिखाना चाहिए, ट्रेडिंग के केस में बताओ किस पर दिखाना चाहिए? उसकी करंट फेयर वैल्यू रिफ्लेक्ट करना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि हमारा काम ही क्या है, ट्रेडिंग करना, उसमें डीलिंग करना। तो हम उसको किस पर दिखाएंगे, फेयर वैल्यू पर दिखाएंगे, आज के दिन इसकी क्या वैल्यू है। हमने परचेस किया था $100 में, आज ही हो गया 120 में, तो हमें क्या दिखाना चाहिए, $20 का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया है ना। अभी सेल नहीं किया लेकिन दिख रहा है हमें पोटेंशियल बेनिफिट इसमें, तो हमें 120 पर दिखाना चाहिए। और जो डिफरेंस आ रहा है इसके बीच में 20 का, उसको कहाँ ले जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना चाहिए। दूसरा केस, दूसरा केस क्या था कि हमने आज परचेस तो कर लिया, लेकिन क्या करेंगे, जैसे प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, हमने लॉन्ग टर्म के लिए परचेस किया था, लेकिन बीच में अगर प्राइस बढ़ गए तो हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। नहीं कि जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छी हमको बीच में, हम सेल कर देंगे। एक तो था आपका इंटेंशन ही क्या था, ट्रेडिंग करना, आज ही परचेस किया, आज ही प्राइस अगर इंक्रीज हो गए तो सेल कर देंगे, मतलब ट्रेडिंग कर रहे हो। एक था अपना, आपका इंटेंशन तो लॉन्ग टर्म का था, लेकिन आपने क्या करते हो, लॉन्ग टर्म में अगर जल्द मेच्योरिटी तक होल्ड नहीं करोगे, आप बीच में निकल जाओगे। तो अब यहां पर समझो, यहां पर भी आपको किस पर दिखाना चाहिए, फेयर वैल्यू पर ही दिखाना चाहिए। सब्सिक्वेंट भी किस पर दिखाना चाहिए, फेयर वैल्यू पर ही दिखाना चाहिए। मतलब जो बैलेंस शीट है उसमें क्या दिखाना चाहिए, उस दिन की फेयर वैल्यू दिखना चाहिए ना। और जो भी इनके बीच में डिफरेंस है, जैसे रिकॉर्ड किया था आपने, इनिशियली रिकॉर्ड किया था फेयर वैल्यू, इनिशियल फेयर वैल्यू कितनी थी, $100, अब कितनी हो गई है, अब हो गई 120, अब ये 20 का क्या हो गया, आपको गेन हो गया। तो ये गेन तो हुआ आपको, लेकिन गेन कहाँ ले जाना चाहिए आपको, गेन ले जाना चाहिए आपको ओसीआई में। कहाँ ले जाना चाहिए, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ना, ट्रेडिंग पर नहीं रखते क्या, डिवेंचर को ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पर नहीं रखते, मतलब हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे इसमें। तो कहाँ ले जाना चाहिए, अगर ट्रेडिंग नहीं कर रहे तो ओसीआई में ले जाना चाहिए, फेयर वैल्यू चेंजेस को, अनरियलाइज्ड गेन की तरह। अब सबसे फर्स्ट केस कौन सा था हमारा, हम मेच्योरिटी तक हेल्ड करेंगे। अब अगर बीच में हमारी बैलेंस शीट डेट, 5 बैलेंस शीट बनेगी हमारी, तो फर्स्ट बैलेंस शीट डेट पर क्या फेयर वैल्यू है, इससे क्या मतलब, हम तो लास्ट में रिडीम करने वाले ना, तो फेयर वैल्यू चेंजेस का कोई सेंस है क्या यहाँ पर, कोई सेंस नहीं है। मतलब हमने एक बार इनिशियली रिकॉर्ड कर ली फेयर वैल्यू पर, उसके बाद फेयर वैल्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं हम इरिलीवेंट, मतलब हम अमोटाइज, मतलब हम कॉस्ट पर मेंटेन करके चलेंगे, किस पर, एक बार जो रिकॉर्ड हो गया वो हमारी कॉस्ट बन जाती है, तो उसको बुलाता है अमोटाइज कॉस्ट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फेयर वैल्यू का चेंजेस देंगे क्या, उसमें कोई चेंजेस नहीं देंगे। मतलब फेयर वैल्यू बीच में बढ़ रही है घट रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर इस केस में यहाँ पर जो मेथड का यूज किया जाता है उसको बोला जाता है अमोटाइज्ड कॉस्ट मेथड। क्या बोलते हैं, अमोटाइज्ड कॉस्ट मेथड। आई थिंक आपको ये केस समझ में आ गया होगा। अगर ये केस समझ में आ गया तो अकाउंटिंग बहुत इजी, अब मेजरमेंट करना बहुत आसान हो गया आपके लिए। ठीक है, अब वापस बताते जाता हूँ, रीड करवाते जाता हूँ, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखो कैटेगरी, आप फाइनेंशियल असेट्स को क्या करते हो, हेल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो ना, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मतलब कि डिबेंचर वाला एग्जांपल याद रखो। हम क्या लेंगे, हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल लेंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या, कॉन्ट्रैक्ट क्या अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ कि हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लास्ट में आपको प्रिंसिपल भी मिल जाएगा। तो आपने हेल्ड क्यों किया, हेल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। तो यहां पर इनिशियली कैसे मेजर करोगे, इनिशियली फेयर वैल्यू पर मेजर होगा, है ना, सारी की सारी फेयर वैल्यू पर ही मेजर होगी। हम बात करें सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पर होगा, तो अमोटाइज्ड कॉस्ट मेथड लगेगी। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है वो समझाऊंगा सारा प्रैक्टिकल से। ठीक, इस केस में जो भी ट्रीटमेंट होगा, जो भी डिफरेंसेस आएंगे,
हमने इनिशियली फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया, फॉर एग्जांपल के लिए 100 पर। अब मान के चलो 120 उसकी फेयर वैल्यू हो गई, तो क्या 20 का गेन बुक करेंगे? क्या कोई गेन बुक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम तो अमोटाइज कॉस्ट मेथड पर रख रहे हैं, हमें फेयर वैल्यू चेंजेस से मतलब ही नहीं है। क्योंकि हमारा, हम कहाँ तक होल्ड करना चाहते हैं? मेच्योरिटी तक होल्ड करना चाहते हैं। ठीक है। तो देखो, प्रॉफिट या लॉस, अब जो भी इसमें प्रॉफिट या लॉस होगा क्या होगा? हमें हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, कहाँ ले जाएंगे? पी एंड एल में ले जाएंगे। इनकम हुई ना हमारी, कहाँ ले जाएंगे? पी एंड एल में ले जाएंगे। इम्पेयरमेंट हुआ तो इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ ले जाएंगे? इम्पेयरमेंट लॉस ले जाएंगे, पी एंड एल में डेबिट कर देंगे। इनकम हुई तो क्रेडिट कर देंगे। सिंपल सी बात है। जब डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी हमारी एसेट्स, तब जो भी गेन या लॉस आ जाएगा पी एंड एल में ले जाएंगे। यानी कि सब कुछ ले जाना पी एंड एल में। लेकिन फेयर वैल्यू चेंजेस यहाँ पर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे वो मैंने आपको बता दिया। चलो, अब हेल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो एंड सेल, मतलब हमने हेल्ड तो किया था कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो के लिए, लेकिन हम सेल भी कर सकते हैं। अगर ऐसा मॉडल है आपका, तो फिर आप क्या करोगे? इनिशियली फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे और सब्सिक्वेंट भी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे। जो भी फेयर वैल्यू में डिफरेंस आएगा उसको कहाँ ले जाओगे? उसको ले जाओगे आप ओसीआई में। क्योंकि यार ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो आप, कहाँ ले जाओगे? ओसीआई में ले जाओगे। ठीक है। अब इंटरेस्ट भी तो मिलेगा आपको, हाँ इंटरेस्ट मिलेगा तो कहाँ ले जाना? पी एंड एल में ले जाना। ठीक है। बाकी वही है, देखो इंटरेस्ट मिला, इंपेयरमेंट हुआ तो पीएनएल में जाना है। बात चल रही फेयर वैल्यू चेंजेस की, तो फेयर वैल्यू चेंजेस कहाँ जाएंगे? यहाँ फेयर वैल्यू चेंजेस आएगा क्या? हाँ आएगा। यहाँ पर फेयर वैल्यू चेंजेस कहाँ ले जाओगे? ओसीआई में ले जाना। ठीक है। अब जब आप इस असेट्स को डी रिकॉग्नाइज कर दोगे, डी रिकॉग्नाइज कर दोगे, तो जो ओसीआई में जो गेन पड़ा था आपका, जो ओसीआई में जो रिवोल्यूशन फेयर वैल्यू सरप्लस पड़ा था आपका, उसको कहाँ ले जाओगे? उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर, पीएनएल में ट्रांसफर कर देना। इसको क्या बोलते हैं? ऑन डी रिकॉग्नाइजेशन क्यूमुलेटिव ओसीआई रिसाइकल्ड टू पीएनएल, रिसाइकल्ड कर देंगे पीएनएल में। ठीक है। अब बात करते हैं, ट्रेडिंग कर रहे हो आप, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। ठीक है। अभी ये एक केस है इक्विटी वाला, उसको अभी मत पढ़ो, अभी ये वाला पढ़ो। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग आर फेल्स, है ना? हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, आपने हेल्ड फॉर ट्रेडिंग रखा हुआ, ट्रेडिंग कर रहे हो इसमें, तो फिर फेयर वैल्यू चेंजेस कहाँ जाएंगे? पी एंड एल में। ओसीआई में मत ले जाना, इसमें पी एंड एल में। क्यों? क्योंकि हम यहाँ दिखाना चाहते हैं ना इन्वेस्टर्स को, कि देखो इतनी फेयर वैल्यू पर 100 पर बाय किया था, अभी 120 चल रहा है, 20 का गेन, मतलब रियलाइज्ड गेन ही मानते हैं इसको एक तरीके से। इसलिए हम इसको सीधे पी एंड एल में ले जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलो, अब एक केस आता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का, है ना? फाइनेंशियल असेट्स, अगर आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, तो बाय डिफॉल्ट उस किस कैटेगरी में आता है? वो बाय डिफॉल्ट वो फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल में आता है। मतलब उस माना जाता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो इसमें, और जो भी फेयर वैल्यू चेंजेस है कहाँ जाएंगे? पी एंड एल में जाएंगे। लेकिन स्टैंडर्ड एक ऑप्शन देता है, इररिवोकेबल ऑप्शन, मतलब एक बार ऑप्शन ऑप्ट कर लिया तो उससे बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए बोलते हैं इररिवोकेबल। मतलब आप का जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स है, आप उसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की तरह भी मेजर कर सकते हो। मतलब जो भी फेयर वैल्यू चेंजेस है वो उसको कहाँ ले जाओगे आप? ओसीआई में ले जाओगे। ठीक है। तो इसको बोला जाता है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। लेकिन एक यहाँ पर एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है? अब ध्यान से देखना, जब आप इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को इररिवोकेबल ऑप्शन, उसके लिए इररिवोकेबल ऑप्शन ऑप्ट करते हो, यानी कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई ऑप्शन ऑप्ट करते हो, तो उस केस में जो भी आपका क्यूमुलेटिव ओसीआई है, क्यूमुलेटिव ओसीआई है, आप उसको रिसाइकल नहीं करोगे पीएनएल में। अब ये पूछा जाता है एमसीक्यू में, इसलिए फोकस कर रहा हूं मैं, है ना? जबकि नॉर्मल फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में जो भी क्यूमुलेटिव ओसीआई है, मतलब क्यूमुलेटिव सरप्लस है, जो भी फेयर वैल्यू चेंजेस गया ना, उसको कहाँ ले जा सकते हो? पीएनएल में ले जा सकते हो, डी रिकॉग्निशन पे। लेकिन इक्विटी शेयर के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि आपको ऑप्शन दे दिया ना उधर जाने का, उधर जाने का ऑप्शन दे दिया है, तो फिर अब आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी कि आप फेयर वैल्यू चेंजेस का जो भी क्यूमुलेटिव बैलेंस है, जो ओसीआई में जो भी क्यूमुलेटिव बैलेंस है, आप उसको पीएनएल में नहीं रिसाइकल करोगे। कहाँ जाएगा फिर? सर डी रिकॉग्नाइज कर दिया असेट्स हमने, उसको सीधे रिटेन अर्निंग में ले जाओ, उसको सीधे रिटेन अर्निंग में ले जाओ। हमने ये आई 16 में पढ़ा था रिवोल्यूशन सरप्लस के केस में, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है। चलो,
तो देखो क्या लिखा हुआ है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नॉट हेल्ड फॉर द ट्रेडिंग इरिवोकेबल इलेक्शन, इरिवोकेबल इलेक्शन। तो क्या होगा, फेयर वैल्यू चेंजेस ओसीआई में जाएंगे। ऑन डी रिकॉग्निशन क्यूमुलेटिव ओसीआई नो रिसाइकल टू पीएनएल, ठीक है। और जो डिविडेंड मिलेगा वो क्या आ जाएगा, वो तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो तो पीएनएल में जाएगा ही, है ना। चलो अब कॉन्सेप्चुअली आपने ये सारा समझ लिया है, ठीक है, लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। ये तो समझ में आ गया ना कि अमोटाइज्ड कब यूज़ करते हैं, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस कब यूज़ कर रहे हैं, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग की। अब समझाता हूँ एक एक, पहले थ्योरेटिकली कंप्लीट करते हैं फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आते हैं। अमोटाइज्ड कॉस्ट जब आप यूज़ करते हो तो उस केस में क्या होता है, या सारे केसेस में क्या होता है, इनिशियली पहली बार फाइनेंशियल असेट्स फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होती है। किस पर होती है, फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होती है। फेयर वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जैसे हम डिवेंचर परचेस कर रहे हैं, डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू $100, ठीक है, लेकिन कंपनी ने इसे $90 में इशू कर दिया। क्या कर दिया, $90 में इशू कर दिया, यानी कि इशू प्राइस कितनी है, 90। तो अब हम किस पर रिकॉर्ड करें, हम करेंगे इशू प्राइस पर। किस पर करेंगे, इशू प्राइस पर। क्यों, क्योंकि यही हमारे लिए फेयर वैल्यू है। मार्केट टर्म्स पे हम ऐसा मान लेंगे कि मार्केट में इतने इतनी ही वर्थ रखता है ये, इसकी फेयर वैल्यू 90 होना चाहिए, 100 भले ही उसकी फेस वैल्यू हो, ठीक है। तो 90 क्या हो गई हमारे लिए फेयर वैल्यू, हम 90 पर रिकॉर्ड कर लेंगे। फाइनेंशियल असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे हम, कितना, 90, भले ही उसकी फेस वैल्यू 100 हो, ठीक है। अब जब ये परचेस कर रहे थे तो हमें ना ट्रांजेक्शन कॉस्ट देखो, तीनों मेथड में, तीनों मेथड में चाहे अमोटाइज कॉस्ट हो, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, तीनों में क्या होगा, आप फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे। लेकिन रुको, आपने रिकॉर्ड कर लिया फेयर वैल्यू पर, आपको है ना ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी देना पड़ी। कितनी, $1। कितनी देना पड़ी, $1। अब इस ट्रांजेक्शन कॉस्ट को क्या करें, हम असेट्स की कॉस्ट में कैपिटलाइज करें या ना करें, मतलब इस फेयर वैल्यू को एडजस्ट करें या ना करें, अब ये बताओ मुझे। तो हाँ, अमोटाइज्ड कॉस्ट मेथड में और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। तो हमारी फाइनेंशियल असेट्स कितने पर आ जाएगी, 90 + 1, $91 पर रिकॉर्ड करेंगे। कितने पर करेंगे, $91 पर रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि सारी असेट्स, तो ध्यान रखना सारी फाइनेंशियल असेट्स फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होती है, लेकिन अगर कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट है तो वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कैपिटलाइज हो जाती है, दो मेथड में, अमोटाइज्ड कॉस्ट में और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में। फिर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में क्या करेंगे, इसको, ये जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है इसको हम एक्सपेंसेस मानते, कैपिटलाइज नहीं करते, क्या मानते, एक्सपेंसेस मानते, हम इसको पीएनएल में डेबिट कर देंगे। बस इतना सही खेल है और कुछ नहीं। समझ में आ गया। ओके चलो, अब बात करते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पर करेंगे, फेयर वैल्यू, जो भी फेयर वैल्यू बैलेंस शीट डेट पर देख लो, फेयर वैल्यू किसमें, फेयर वैल्यू थ्रू, नाम से ही समझ में आता है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मेथड और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस मेथड। अमोटाइज कॉस्ट मेथड में किस पर रिकॉर्ड करते हैं हम अमोटाइज्ड कॉस्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, अमोटाइज्ड कॉस्ट निकालते हैं, कुछ नहीं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। जैसे ओपनिंग में हमने रिकॉर्ड कर लिया $91 पे, $91, उसमें क्या करेंगे, ड्यूरिंग द पीरियड का जितना भी इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है वो ऐड कर देंगे, और क्या माइनस कर देंगे, जितना हमें इंटरेस्ट इस साल मिल गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए $4 मिल गया, इस बार इंटरेस्ट ड्यू हो गया कितना, $4 इंटरेस्ट ड्यू हो गया, तो टोटल कितना लेना था मुझे कंपनी से डेट पर, 95। उसमें से माइनस कर दो जितना इस साल रिसीव्ड हो गया, $2 रिसीव्ड हो गया। तो बताओ 95 - 2 कितना बचा, 93। तो $93 मेरा क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि अमोटाइज्ड कॉस्ट आ गई, दैट्स इट। चलो, तो पूरा हमने यहाँ पर कवर कर लिया मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड हमने परचेज किया, नेचर क्या है, ये फाइनेंशियल असेट्स है हमारी। मेजरमेंट कैटेगरी हम अमोटाइज कॉस्ट मेथड पर रख रहे हैं। फेस वैल्यू कितनी है, 100,000 इशू प्राइस क्या है, इशू प्राइस यानी कि फेयर वैल्यू कितनी है, $95,000, है ना। तो डिस्काउंट ऑब्वियसली कट गया, 5,000 का डिस्काउंट इसमें से रिड्यूस हो गया, ठीक है। अगर मान के चलो क्वेश्चन में अलग से इंफॉर्मेशन दी होती डिस्काउंट, तो आप क्या करना, डिस्काउंट माइनस करना, मतलब नेट आउट डिस्काउंट होता है। फेयर वैल्यू क्या होता है, मतलब नेट ऑफ डिस्काउंट होता है, मतलब इशू प्राइस ना, सिंपल सी बात है, इशू प्राइस। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है, $2,000, क्या करोगे, इसको कैपिटलाइज करोगे। तो कैपिटलाइज करोगे तो आपका इनिशियली इनिशियली ये फाइनेंशियल असेट्स कितने पर रिकॉर्ड होगा, किस पर रिकॉर्ड होगा, $97,000। किस पर होगा, इशू प्राइस, ये आपकी फेयर वैल्यू हो गई, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट।
रटना मत कि प्लस कर रहे माइनस कर रहे, कैपिटलाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं। चलो, तो इनिशियल मेजरमेंट फॉर्मूला फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो टोटल कितना हो जाएगा 97,000। एंट्री क्या करोगे, फाइनेंशियल असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक $97,000। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। अब सिनेरियो चेंज हो रहा है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, और एक है आपका, आपके पास इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। अब मैंने क्या लिया, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर पूछना हो तो, है ना, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे हर चीज को। तो कहाँ से पूछेंगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, क्यों, क्योंकि यही तो डाउट है कि जो फेयर वैल्यू चेंजेस वो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है, कंपनी बाइज अ शेयर $50,000 फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के लिए बाई करे, तो ट्रेडिंग कर रहे तो फेयर वैल्यू चेंजेस कहाँ जाएंगे, P&L में। ठीक है, समझ में आता है ना। ईयर वन फेयर वैल्यू कितनी थी, 55,000। ईयर टू में कितनी हो गई, 48,000। इनिशियल कितना था, कितने में बाई किया था, 50,000 में बाई किया था, ये ओपनिंग की फेयर वैल्यू है। ठीक है, ये ईयर एंड पर लिखा हुआ है, देखो ईयर एंड, ईयर एंड पर फेयर वैल्यू कितनी, 55,000 हो गई, तो 5,000 इंक्रीज हो गया, तो गेन हुआ, ये गेन कहाँ जाएगा, P&L में क्रेडिट हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, ईयर टू में देखते हैं। अब 55 हमारी आ गई थी, असेट्स कितने पर आ गई थी, 50 से 55 पर आ गई थी ना, तो हमारी बुक्स में कितने पर आ रही होगी भी, 55 में, तो 55 से 48 हो गई, तो कितना हो गया लॉस, 7,000 का लॉस हुआ। 7,000 का लॉस कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका P&L में। क्यों, क्योंकि देखो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की डिफॉल्ट कैटेगरी क्या होती है, डिफॉल्ट कैटेगरी होती है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, और यहाँ से भी समझ में आ रहा है, ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग कर रहे हैं हम इसमें। चलो, अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हमने ट्रेडिंग के लिए हेल्ड नहीं किया, हमने क्या हेल्ड किया है इसको, क्यों हेल्ड किया होगा, हमने हेल्ड किया होगा कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करने के लिए, और जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तब सेल कर देंगे, है ना। कंपनी इन्वेस्ट $100,000 इन शेयर नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, लिख दिया है वैसे इसने, वो आपको एग्जाम में बता देंगे कि कौन सी मेथड है। ठीक है, तो आपने इरिवोकेबल ऑप्शन चूज किया है, कैसा ऑप्शन चूज किया है, इरिवोकेबल ऑप्शन चूज कर दिया, मतलब आप समझ जाना कि आप ट्रेडिंग के लिए नहीं रख रहे हो उसको। तो $100,000 ईयर, ईयर वन, सॉरी, जीरो, मतलब जिस दिन इन्वेस्ट किया उस दिन कितने में इन्वेस्ट किया, $100,000, ईयर वन पर कितनी वैल्यू हो गई, एंड पर कितनी हो गई, 110, मतलब 10,000 का इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया, कहाँ जाएगा, गेन तो है, गेन है, लेकिन कहाँ जाएगा, OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, बस यही तो डिफरेंस है देखो इसमें, इसमें OCI में जा रहा है और इसमें P&L में जा रहा है, दैट्स इट। फेयर वैल्यू चेंजेस 110 से 95, मतलब 15,000 का डिफरेंस हो गया, लॉस हो गया, तो ये लॉस कहाँ जाएगा, OCI में, देखो, दैट्स इट। ठीक है, इवन ऑन सेल द गेन, अब मान के चलो अगर ये इंस्ट्रूमेंट, ये वाला इंस्ट्रूमेंट अगर सेल कर देते हैं, है ना, सेल कर देते हैं हम, तो ये जो गेन है कहाँ ले जाएंगे, जो भी OCI में गेन बचा हुआ है उसको कहाँ ले जाएंगे, उसको P&L में मत ले जाना, उसको कहाँ ले जाना, रिटेन अर्निंग में ले जाना। मतलब इसको बुलाता है कि ये रिसाइकल नहीं होगा P&L में। ठीक है, इवन ऑन सेल द गेन और लॉस नेवर ट्रांसफर टू द प्रॉफिट और लॉस। चलो नेक्स्ट हमारा मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। फाइनेंशियल लाइबिलिटी को बाय डिफॉल्ट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड ही एप्लीकेबल होता है। एक एक्सेप्शन है ओनली, अगर आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी ट्रेडिंग के लिए हेल्ड करिए, तो फिर आप फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस यूज़ करो। मतलब उस केस में क्या होगा, फिर आप फेयर वैल्यू पर रखोगे अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और जो भी चेंजेस आएगा वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये हर केस में क्या होगी, आपकी अमोटाइज्ड कॉस्ट पर ही रखेंगे। अमोटाइज्ड कॉस्ट मतलब क्लोजिंग बैलेंस पर, है ना, मतलब आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या वो निकालोगे ना, वो निकालना ही अमोटाइज कॉस्ट बोलते हैं। जैसे इनिशियली आपने फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद क्या करोगे, इसमें लाइबिलिटी है ना, तो इंटरेस्ट ऐड करोगे तो आपकी लाइबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी, फिर उसमें से आप क्या करोगे, पेमेंट जितना भी कर दिया वो माइनस करोगे, तो आपके पास क्लोजिंग लाइबिलिटी बचेगी। जैसे आप लीज में कर रहे थे, लीज लाइबिलिटी में सेम वैसे ही करना है, यहाँ पर अमोटाइजेशन शेड्यूल बना लो। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करोगे, इंटरेस्ट जो आप वो करोगे वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगाओगे, और जो पेमेंट किया जाता है देखो, P&L में चार्ज क्या करोगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से जितना भी इंटरेस्ट निकलेगा वो P&L में ले जाओगे। पेमेंट कितना करोगे, कूपन रेट से पेमेंट करते हो, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो अब मैं इलस्ट्रेशन पर ले जाता हूँ आपको, वहां से आपको 100% क्लियरिटी मिलेगी। इलस्ट्रेशन, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या है, सॉरी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी अमोटाइज्ड कॉस्ट मेथड है ना, बाय डिफॉल्ट यही आएगी ये। इंस्ट्रूमेंट क्या आपका, आपने डिबेंचर से इशू करे, तो ये क्या आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी, क्योंकि ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश।
मेजरमेंट कैटेगरी, कैसे मेजर करोगे? अमोटाइज कॉस्ट से। फेस वैल्यू, कितनी है फेस वैल्यू? $100,000। और यहाँ पर लिखा है रिडम्पशन वैल्यू भी, मतलब आप रिडीम करोगे कितने पर? $100,000 रीपे करोगे, मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट है, कितना रीपे करोगे इतना ही करोगे, ऑब्वियसली बात है। लेकिन कभी कभी प्रीमियम पर भी रिडीम किया जाता है, वो भी केस देख लेंगे हम। इशू प्राइस, इशू प्राइस क्या है? लेकिन आपने इसको इशू कितने में किया? $94,000, मतलब आपके पास कैश कितना है? $94,000। आप रीपे कितना करोगे? रीपे करोगे $100,000, यानी कि आप क्या दे रहे हो? डिस्काउंट दे रहे हो ना। ये भी आपकी क्या है? कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट। एक तरीके की क्या है? फाइनेंस कॉस्ट ही तो है। ठीक है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट है $3,000। इनिशियल मेजरमेंट कैसे करोगे? इनिशियल मेजरमेंट किस पर किया जाता है? फेयर वैल्यू पर। फेयर वैल्यू मतलब इशू प्राइस। इशू प्राइस कितनी है यहाँ पर? 94,000। अगर मान के चलो आपको ये इशू प्राइस नहीं दिया होता है, ऐसा लिखा होता डिस्काउंट ऑन इशू, कितना? 6,000, तो आप क्या करते? 100,000 में से 6,000 माइनस करते तो आपके पास क्या आ जाता? इशू प्राइस आ जाती ना। तो इशू प्राइस आपको यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया, अगर ना दे तो आप कैसे निकालोगे? उसलिए मैंने लिखा है कि आफ्टर डिस्काउंट। ये कैसी है? आफ्टर डिस्काउंट, तो आप वो भी निकाल सकते हो इजीली। ठीक है। तो इशू प्राइस मतलब हमारे पास कितना कैश है? $94,000। इसके अलावा $3,000 का क्या लग रहा है? कॉस्ट लग रहा है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट। बताओ, अमोटाइज्ड कॉस्ट मेथड है, क्या करेंगे इसको? कैपिटलाइज कर दें। ये पीएनएल में एज एक्सपेंसेस कब बुक होता है? ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक ही मेथड में, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस में। ठीक है। चलो, तो ये क्या कर देंगे? कैपिटलाइज कर देंगे। हम कैपिटलाइज कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा? आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? अ, यहाँ पर ये आपकी कॉस्ट है ना, ये आपने इनकर्ड कर दी, इसका मतलब आपको नेट कितना प्रोसीड हुआ? लॉजिकली समझो, यहाँ पर 94,000 आपको मिले, ये 3,000 की और कॉस्ट लगी ना, इसका मतलब आपको 91,000 ही मिले अगर नट शेल में देखा जाए तो। आपके बैंक अकाउंट में नट शेल में कितना आया? ओनली 91,000। 94 आए थे, 94 में से आपने 3,000 दे दी, तो नेट प्रोसीड कितनी हुई? नेट प्रोसीड हुई 91,000। तो आपने ये निकाल ली। इस पर क्या कर लोगे? आप रिकॉर्ड कर लोगे फाइनेंशियल लाइबिलिटी को। तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया आपने और फाइनेंशियल लाइबिलिटी आपने क्रेडिट कर दी। दैट्स इट, ये हो गई इनिशियल रिकॉग्निशन पे। आप क्या करोगे सब्सिक्वेंट? इसमें आप ऐड करोगे ड्यूरिंग द पीरियड का इंटरेस्ट, फिर पेमेंट जो भी हुआ वो माइनस करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट। ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक ही पार्टी की फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी होती है और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी होता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। वापस समझो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जिसमें एक पार्टी की तो फाइनेंशियल असेट्स होती है और अदर पार्टी की क्या होती है? फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती है या फिर इक्विटी होती है, दोनों एक साथ नहीं होती। लेकिन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा? एक पार्टी की फाइनेंशियल असेट्स और अदर पार्टी की फाइनेंशियल लाइबिलिटी प्लस इक्विटी होगी। तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। एक पार्टी के लिए। तो क्या लिखा देखो, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट दैट कंटेन्स बोथ फाइनेंशियल लाइबिलिटी कंपोनेंट एंड इक्विटी कंपोनेंट फॉर वन पार्टी एंड करस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल असेट्स फॉर अनदर पार्टी। ठीक है। चलो, तो इस केस में क्या करना होगा? हमें हमें लाइबिलिटी अलग निकालना होगी, लाइबिलिटी कितने अमाउंट की और इक्विटी का अमाउंट कितना, हमें ये अलग अलग करना होगा, स्प्लिट करना होगी। यहाँ पर क्या करना होगा? तो इसको बोलते हैं स्प्लिट करना या स्प्लिट अकाउंटिंग। ठीक है। वर्ड आएगा आपके एग्जाम में, स्प्लिट अकाउंटिंग। चलो, अब ये कर दिया आपने। स्प्लिट करने का रिक्वायरमेंट क्या है? क्यों करना है स्प्लिट? एक में ही रहने दो ना। लाइबिलिटी को अलग तरीके से मेजर करते हैं, इक्विटी को अलग तरीके से मेजर करते हैं। इक्विटी जितना भी आपने इशू कर दिया, क्या उसकी वैल्यू में चेंज होगा? क्या फेयर वैल्यू चेंजेस का इंपैक्ट आएगा? क्या नहीं। वो तो उस सेम अमाउंट पर क्या होगी? रिमेन अनचेंज रहेगी। क्या रहेगी वो? अनचेंज रहेगी। अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इनिशियली जिस वैल्यू पर रिकॉर्ड हो गई उसी वैल्यू पर रहेगी बाद में। लेकिन लाइबिलिटी चेंज होगी, लाइबिलिटी में इंटरेस्ट ऐड होगा तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, पेमेंट होगा लाइबिलिटी का तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। यानी कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस आएगा ना। क्यों आएगा डिफरेंस? इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा और पेमेंट लेस हो जाएगा। तो इसलिए अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि दोनों को अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है। इक्विटी को सब्सिक्वेंटली रीमेजर नहीं करते। क्या लिखोगे एग्जाम में अगर लिखने का है? तो इक्विटी को हम सब्सिक्वेंटली रीमेजर नहीं करते, एक बार मेजर हो गई मतलब वो फाइनल।
लेकिन लाइबिलिटी को तो रीमेजर करते ही है ना, लाइबिलिटी को रीमेजर करते हैं, यानी कि सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट किया जाता है। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, इसलिए हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, प्रोसेस समझाता हूँ, थ्योरेटिकली समझाता हूँ, फिर प्रैक्टिकली करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, टोटल नेट प्रोसीड देखेंगे हमारे पास कितना अमाउंट आ रहा है, उसमें से हम क्या करेंगे, हम लाइबिलिटी कंपोनेंट माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, इक्विटी कंपोनेंट। ठीक है। चलो, एक बार लाइबिलिटी कंपोनेंट निकल के आ गया, फिर हम क्या करेंगे, जैसे हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी को ट्रीट करते हैं सेम उसी मैनर में आगे चलते जाएंगे। एक बार स्प्लिट हो गई ना, तो फिर जैसा ट्रीटमेंट होता है फाइनेंशियल लाइबिलिटी को वैसा उसको करते जाएंगे, जैसा इक्विटी का ट्रीटमेंट है उसको इक्विटी की तरह ट्रीट करेंगे फिर, है ना। बस क्या करना होता है, हमें अलग करना होता है दोनों को, कि कितनी अमाउंट है, क्योंकि हमारे पास टोटल प्रोसीड आ रही है वो दो चीज़ों के लिए आ रही है, दो कंपोनेंट के लिए आ रही है, लाइबिलिटी कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट। चलो बहुत हो गई थ्योरी, आते प्रैक्टिकल पे। चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं इसको बड़े आराम से समझाऊंगा, क्योंकि आप अगर कंसेप्ट समझ गए ना तो आप एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हो इस टाइप के। हम भी करेंगे दो तीन क्वेश्चन, लेकिन आप है ना, मतलब दो तीन सिनेरियो इसके अलावा मैंने क्रिएट करे हैं वो भी हम करेंगे। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर चीज़ को। समझो कॉन्सेप्ट को अप्लाइड कर पाओगे प्रैक्टिकली फिर। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑन 1 जनवरी 20x1 एबीसी लिमिटेड इशू 10,000 कन्वर्टिबल डिबेंचर एट पार $100 ईच, रेजिंग टोटल प्रोसीड्स ऑफ $1 million। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है। कन्वर्टिबल डिबेंचर मतलब हम इनको ऑप्शन देंगे कि आप हमारे इक्विटी शेयर भी ले सकते हो, कन्वर्ट करा सकते हो अपनी डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हो। ठीक है। तो ये डिवेंचर इशू कर रहे हैं, डिवेंचर क्या एक तरीके का लोन है, हम क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कितना, $1 million का लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स है। एक डिवेंचर कितने का, उसकी यहाँ पर वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू यहाँ पर है $100 की। ठीक है। चलो, अब यहाँ पर हम इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली 6% पर एनम। तो इसको बोला जाता है कूपन रेट, क्या बोलते हैं इसको, कूपन रेट, है ना। तो हम इंटरेस्ट, आपसे मैंने लोन लिया 1 मिलियन का, है ना, 1 मिलियन का लोन लिया, तो मैं इंटरेस्ट कितना दूंगा आपको, 6%, इसका निकाल लो, कितना निकाल लो इसका, 6%, जो भी वट एवर अमाउंट आएगी मैं आपको ये पेमेंट करूंगा आपके पॉकेट में, आपको कैश ट्रांसफर कर दूंगा एनुअली। ठीक। डिबेंचर रिडीमेबल एट, और प्रिंसिपल कब दूंगा, प्रिंसिपल दूंगा 3 साल बाद। एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर ईच डिवेंचर में बी कन्वर्टेड इनटू द टू ऑर्डिनरी शेयर्स, है ना, यहां पर बोला ही था ऊपर कन्वर्टिबल डिवेंचर है। अब जब कन्वर्ट करोगे, अगर कन्वर्ट करोगे तो कितने आपको ऑर्डिनरी शेयर मिलेंगे, फॉर एवरी, हर डिवेंचर्स के लिए आपको दो ऑर्डिनरी शेयर्स मिल जाएंगे, यानी कि आपके 10,000 डिवेंचर है ना, उसके बदले में हम हमारे कंपनी के 20,000 इक्विटी शेयर्स दे देंगे आपको। अभी दिए नहीं, ये ऑप्शन है आपके पास, आप ऐसा ले सकते हो। ठीक। The market interest rate for the similar non-convertible debenture is the 10% per annum। आप रटते हो इस चीज को, अगर कि ऐसा दिया हो तो ऐसा कर लेना एग्जाम में, समझो ये क्या बोलना चाह रहा है। अगर सिमिलर टाइप का, ये डिबेंचर क्या है, लोन है ना, आप लोन ले रहे हो 1 मिलियन का, अगर मैं मार्केट में लोन लेने जाऊं किसी बैंक से $1 मिलियन का, तो वो मुझे $1 मिलियन का लोन तो दे देगी, लेकिन मेरे से इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगी, 10% का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो आप लोग कितना चार्ज कर रहे हो, एक तरीके से मेरे से पता है ओनली 6%। तो आप इतना कम क्यों चार्ज कर रहे हो, यानी कि मैं इतना कम क्यों दे रहा हूं, मैं 6% ही क्यों दे रहा हूं, जबकि मार्केट में सिमिलर टाइप के डिबेंचर अगर इशू करता है कोई, तो 10% का इंटरेस्ट दे रहा है। तो बताओ किसको लोग, किसके डिबेंचर बाय करेंगे, मेरे करेंगे या उसके करेंगे, ऑब्वियसली बात है उसके करेंगे, क्यों, वो 10% से इंटरेस्ट देगा और मैं 6% से दे रहा हूं। लेकिन पता है मेरे क्यों परचेस करोगे आप, क्योंकि मैं यहाँ पर कन्वर्जन का ऑप्शन दे रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, मेरे शेयर्स परचेस कर सकते हो, ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करा लेना। तो ये जो कन्वर्जन का ऑप्शन दिया ना, इसलिए मैं ये 6% दे रहा हूँ ओनली, मतलब मार्केट से 4% कम दे रहा हूँ ना। क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक एडिशनल चीज दे रहा हूँ जो मार्केट में कोई नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूँ कन्वर्जन का ऑप्शन, और इसलिए मैं आपको कम इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखो, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब सिमिलर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वाले कितने दे रहे हैं, 10%, हम दे रहे कन्वर्जन के ऑप्शन के साथ में 6%।
ठीक है। तो जब मैं पेमेंट करूंगा आपको, जब मैं पेमेंट करूंगा यानी कि मेरा कैश आउटफ्लो कितना होगा, 6% की रेट से मेरा कैश आउटफ्लो होगा। क्यों? क्योंकि इतना ही तो दूंगा। लेकिन मैं पीएनएल में कितना चार्ज करूंगा पता है? पीएनएल में चार्ज करूंगा मैं 10% की रेट से। क्यों ऐसा? क्योंकि इफेक्टिवली पता है मुझे कॉस्ट ज्यादा आ रही है, क्योंकि मैं आपको ऑप्शन भी तो दे रहा हूं। तो वो हिडन कॉस्ट है एक तरीके से। क्या है? हिडन कॉस्ट। तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए ना, कैलकुलेशन किया जाए, तो मेरी कॉस्ट वो है 10% के बराबर आने वाली है। तो इसको बोला जाता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिवली इंटरेस्ट रेट क्या पड़ी मुझे? 6% नहीं पड़ी, 10% पड़ी है। ठीक। तो जब मैं पेमेंट करूंगा आपको तो 6% से करूंगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन ये मेरी अंदर की बात है, इंटरनल बात है ना। ये 10% से मैं क्या करूंगा, मैं अपना इतना एक्सपेंसेस बुक कर दूंगा पीएनएल में। फाइनेंस कॉस्ट कितनी बुक करूंगा? 10% से। समझ में आ गया है ना? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रेट रटते हैं कि लाइन रट लेते हैं कि अगर ऐसा दिया हो तो ऐसा कर लेंगे। समझो चीजों को तो आसान हो जाएगी सारी चीजें। चलो, तो क्या रिक्वायर्ड है इसमें देखते हैं। आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लेन व्हाई द इंस्ट्रूमेंट इज द कंपाउंडिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। कैलकुलेट द लाइबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट एट इनिशियल रिकॉग्निशन, पास द जनरल एंट्री एट इनिशियल रिकॉग्निशन, शो द कैरिंग अमाउंट बताना है हमें, क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट। और व्हाट इफ कन्वर्टिबल डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट और प्रीमियम, अगर ये कन्वर्टिबल डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू हुए होते या फिर प्रीमियम पर इशू हुए होते तो फिर क्या करते। एक्चुअली बताए आपको, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बस इतना ही आएगा, यहाँ तक ही आएगा। आपसे क्या पूछ लेंगे? कैरिंग अमाउंट बता दो, क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट लाइबिलिटी की, और इक्विटी का अमाउंट बता दो, दैट्स इट। ये मैंने एडिशनल आपको समझाने के लिए कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है कि डिस्काउंट पर इशू करें या प्रीमियम पर इशू करें तो क्या होगा, तो उसके लिए हमने 3 सेपरेट केसेस ले रखे हैं, वो भी समझाऊंगा, है ना। लेकिन एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने आपको क्या बताया, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा आपसे? कैरिंग अमाउंट बता दो कितनी है, क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट। ठीक है। चलो, चलो, तो आइडेंटिफाइड करो सबसे पहले ये क्यों फाइनेंशियल कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि इसमें दो फीचर्स है ना, एक तो आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी फीचर्स है और इसमें आपका इक्विटी का भी फीचर्स है ना, क्योंकि कन्वर्जन ऑप्शन मिल रहा है आपको। ठीक है। आप ये रीड कर लेना, क्योंकि आपको अगर एग्जाम में लिखना हो तो आप ये लैंग्वेज लिख सकते हो। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ द लाइबिलिटी कंपोनेंट। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? लाइबिलिटी कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो लाइबिलिटी कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए देखो हमें क्या जरूरत होगी, मैं आपको एक्सेल में ले जाता हूँ। सबसे पहले हम आइडेंटिफाइड करेंगे कि हमें पेमेंट कितना करना है, क्या क्या पेमेंट करना है। तो हमें देखो इंटरेस्ट का पेमेंट करना है ना, हर हर साल इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पे करना है थर्ड ईयर में भी। और थर्ड ईयर के एंड में जाकर हमें प्रिंसिपल भी तो पेमेंट करना पड़ेगा। क्या पेमेंट करना पड़ेगा? प्रिंसिपल भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा लिख दूं यहाँ पर, प्लस प्रिंसिपल। इन चीज का मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। चलो, अब मुझे रिसीव्ड कितना हुआ? 1010, ये मल्टीप्लाइड बाय। तो मैं क्या करूंगा, मुझे जो अमाउंट मिला है उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। मतलब मुझे इंटरेस्ट पे करना है ना हर साल, तो कितना पे करूँ? कूपन रेट से पे करते, किस पे करते हैं? कूपन रेट से पे करते हैं। तो कूपन रेट क्या है? 6%। तो ये एनुअल आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो एट द रेट। अब रेट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रेफरेंस के लिए आपको, 6%। सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर भी, सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा। थर्ड ईयर में भी इतना ही पेमेंट जाएगा। लेकिन थर्ड ईयर में एक और चीज जाएगी आपकी। क्या जाएगा? आपका प्रिंसिपल भी तो जाएगा। प्रिंसिपल भी तो रीपे करोगे। कितना रीपे करोगे? एट पार बोला है, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं, कोई प्रीमियम नहीं, एट पार बोला है, प्लस दिस विल। तो थर्ड ईयर के एंड में आपका इतना पेमेंट जाने वाला है। अब मुझे बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं? हम आज जीरोथ ईयर पर खड़े। कहां पर है? जीरोथ ईयर पर, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर वन। हम यहां पर देख रहे हैं कि हमें कितना है, कितनी लाइबिलिटी पे करना है। अगर मुझे ये निकालना है कि आज के दिन ही लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी है, तो मैं क्या करता हूँ? प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ। तो क्या करेंगे? इसके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ना हम। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगर आपको एग्जाम में गिवन होंगे तो आप कर लेना, अगर नहीं गिवन है तो फिर कैलकुलेट करेना। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10% की रेट से। कौन सा वाला लोगे? एग्जाम में दिया होगा दोनों, 6% और 10%, तो आप कौन सा लोगे? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। आपकी ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है ना, विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन वाली रेट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, EIR। तो क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले, है ना। कैसे निकालते हैं? 1
डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, 1 प्लस आर, रेज टू द पावर एन। ये इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब कि $1 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी। तो हम ये निकालते हैं। तो एन कितना है यहाँ पर, तो मैं रेफरेंस दे दूं इसका ईयर का, मतलब ईयर 1 के एंड में ये वैल्यू मिलने वाली है हमें। ठीक है। रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10%। तो मैं परसेंटेज टर्म में ना लिखकर मैं ऐसे 0.10 लिख दूं, है ना। 10% मतलब 100 का कौन सा पोर्शन होता है, 10th पोर्शन होता है ना, तो ये ऐसा निकलेगा। तो 0.10 लिख दिया मैंने। ठीक है। इक्वल्स टू, तो ये क्या निकल के आ गया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। बस इस फॉर्मूले को कॉपी कर लो तो यहां पर आ जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालिए, एग्जाम में आपको दिए होंगे ये। अब ये जो है ना, ये भी एक तरीके से प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन ये $1 की है। हमें कितने निकालना है, हमें $60,000 की निकालना है। ईयर 1 में कितने निकालना है, $60,000 की। तो मैं क्या करूंगा, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय दिस, है ना। फॉर्मूला कॉपी, कंट्रोल डी कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो फॉर्मूला कॉपी होते जा रहा है और कैलकुलेशन हो रहा है। तो ये निकल के आ गया, इस ये जो निकल के आया ना टोटल, ये निकल के आ गई आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। और इस यही क्या है, मेरी लाइबिलिटी। इतनी लाइबिलिटी मुझे आज पे करना हो तो मैं कितनी करूंगा, ये लाइबिलिटी पे करूंगा। तो ये मेरा क्या है, लाइबिलिटी कंपोनेंट। लाइबिलिटी कंपोनेंट ये निकाल लिया मैंने। टोटल प्रोसीड कितनी आई थी मुझे, कैश कितना रिसीव्ड हुआ था मुझे, $1 million। ठीक है। तो ये डिफरेंस क्या है फिर, देखो मुझे इतना मिला टोटल, इसमें से लाइबिलिटी कंपोनेंट कितना है, यानी कि लाइबिलिटी कितनी रेज हुई मेरी। इसमें लाइबिलिटी मेरी तो ओनली इतनी है, तो बाकी क्या है, बाकी अमाउंट किस चीज के लिए आया मेरे पास, इक्विटी के लिए आया है। दैट्स इट, ये अमाउंट आपका इक्विटी के लिए आया है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन जो किया है, फुल कैलकुलेशन किया है। जबकि आपको एग्जाम में कैसे देंगे, आपको अप टू 3 डेसिमल फिगर दे देंगे, तो आप वैसा करोगे ना तो आंसर ऑब्वियसली बात है डिफरेंस आएगा। तो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आता है जब हम फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन आप क्या करना, आप फॉर्मूला मत लगाना अगर आपको फिगर्स दिए। अब आते हैं यहाँ पर आंसर में। तो हमने निकाल लिया, तो देखो यहाँ पर भी वही करा। अब इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ करके ये निकाल लिया। और इक्विटी कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोसीड में से हमने लाइबिलिटी कंपोनेंट माइनस कर दिया, तो क्या निकला, इक्विटी कंपोनेंट। आगे यहाँ तक समझ में आ गया। ये शेड्यूल बना लेना प्रेजेंट वैल्यू का, मैंने समझा दिया कि कब कौन सी रेट लगेगी। अब ये क्या आपकी लाइबिलिटी निकल के आ गई, ये इनिशियल लाइबिलिटी आ गई। इनिशियल लाइबिलिटी डे 1 की लाइबिलिटी। चलो, अब जनरल एंट्री क्या है इसकी, बहुत ही इजी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू इक्विटी शेयर्स, है ना। तो ये हमने कर दी। अब क्या होगा, इनिशियल मेजरमेंट तो कर लिया हमने, इनिशियल ये हमारी लाइबिलिटी बन गई। ये क्या बन गई, इक्विटी। अब सब्सिक्वेंट देखेंगे, यानी कि बैलेंस शीट डेट पर देखेंगे कि कितनी वैल्यू हो गई। क्या रीमेजरमेंट करेंगे क्या इक्विटी का, नहीं करेंगे, ये कंटिन्यू रहेगी इसी अमाउंट पर। लेकिन जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है इसका रीमेजरमेंट करना पड़ेगा ना। क्यों, क्योंकि चेंज हो जाएगी लाइबिलिटी। आज ये लाइबिलिटी है ओपनिंग की, इसमें इंटरेस्ट ऐड होगा, इसमें से पेमेंट माइनस होगा और क्लोजिंग लाइबिलिटी आएगी। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा और इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, हमें इसमें से पेमेंट माइनस करना पड़ेगी, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स है। ठीक। तो देखो, इनिशियल लाइबिलिटी ये हमने रिकॉर्ड कर दी 1 जनवरी को। अब हमें इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। देखो, चार्ज करने की बात कर रहा हूँ, पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। चार्ज हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से करते हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। तो देखो मैंने ये इसके ऊपर क्या लगाया, 10% लगाया, तो ये निकल के आ गई हमारी यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। कहाँ ले जाएंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे ये एक्सपेंसेस। ठीक है। हम पेमेंट कितना करेंगे, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 6% पेमेंट करेंगे हम आपको, है ना। तो ये 6% किस वैल्यू पर लगाया, ऑब्वियसली बात है इस वैल्यू पर थोड़ी लगाएंगे, ये तो हमने इंटरनली लगाया, निकाला है ये प्रेजेंट वैल्यू निकाला है हमने। ये हमारे अंदर की बात है बिजनेस की, हमारे आपस के बीच में बात नहीं है। हम तो आपको किस पर देंगे, फेस वैल्यू पर देंगे ना। हमारे बीच में डिसाइड हुआ है हम आपको 6% देंगे फेस वैल्यू पर। तो हम ये दे रहे हैं, ये देखो। तो 60,000 दे रहे हैं हम आपको। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, कितनी इंक्रीज हो गई, देखो, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट, ये भूल जाओ। तो क्या निकल के आएगा, क्लोजिंग लाइबिलिटी, ये रहा, प्लस माइनस दिस। दैट्स इट। कितनी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, इसका और इसका डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा।
या आप ऐसे भी कर सकते हो, इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हो और कितना पे कर रहे हो, इन दोनों का डिफरेंस ही तो क्या है, इंक्रीज हो रही लाइबिलिटी। तो कंफ्यूज मत हो, मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, इस लाइन को भूल जाओ, ये आपसे नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है केयरिंग अमाउंट कितना है। तो आप क्या बताओगे, ओपनिंग इतना, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऐड करो, माइनस करो पेमेंट, तो क्या बचेगा आपका, लाइबिलिटी। ठीक है। चलो, इक्विटी कंपोनेंट आपका रीमेजरमेंट नहीं होगा। चलिए अब आते हैं फिफ्थ नंबर पर, है ना, जो केसेस है, अगर आपने इशू किया है डिबेंचर किस पर, पार पर या फिर प्रीमियम पर या फिर डिस्काउंट पर, तो क्या चेंजेस आएगा, वन वर्ड में बोलूं, आपके लाइबिलिटी पर कोई चेंजेस नहीं आएगा, चेंजेस आएगा आपके इक्विटी कंपोनेंट पर। इसका मतलब अगर डिस्काउंट पर इशू हो, प्रीमियम पर इशू हो, वट एवर कुछ भी हो, आप सबसे पहले क्या निकालोगे, आप निकालोगे फाइनेंशियल लाइबिलिटी, है ना। फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो उतनी होगी, बस चेंज क्या आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, बैलेंसिंग फिगर मतलब इक्विटी कंपोनेंट, दैट्स इट। तो देखो टोटल प्रोसीड कितनी भी, ये इस केस में क्या हुआ है, पार पे इशू हुआ है, अभी हमने कर लिया है, बस वापस से रिकेप कर रहे हैं, देखो पार पर इशू हुआ है ना, टोटल प्रोसीड इतनी हुई, इसमें से लाइबिलिटी कंपोनेंट ये निकला, तो आपका इक्विटी कंपोनेंट ये आ गया 99,780, वही अकाउंटिंग एंट्री जो पिछले केस में करी, ठीक है। अब देखो, आपका इक्विटी कंपोनेंट चेंज होते जाएगा, आपका लाइबिलिटी कंपोनेंट सेम रहने वाला है। ठीक है। इशू प्राइस कितनी है, 95, डिस्काउंट पर इशू किया तो इशू प्राइस कितनी है, 95, यानी कि आपके आपको कितना अमाउंट मिला, ये अमाउंट मिला, तो टोटल प्रोसीड कितनी हुई, 950, इक्विटी कंपोनेंट आपका चेंज हो गया 49,780, पिछले केस में कितना था, 99,780। स्पेशली पॉइंट लिखा है, डिस्काउंट रिड्यूस इक्विटी कंपोनेंट नॉट लाइबिलिटी। चलो, प्रीमियम की बात करते हैं, अगर प्रीमियम पर इशू हो तो 105 पर, तो टोटल प्रोसीड कितनी आई, वन, ये देखो, ये टोटल प्रोसीड आई, लाइबिलिटी कंपोनेंट आपका इतना है, तो आपका इक्विटी कंपोनेंट इंक्रीज हो गया, दैट्स इट। ठीक है। प्रीमियम इंक्रीज इक्विटी कंपोनेंट नॉट लाइबिलिटी। चलो, अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, सेम वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू इक्विटी। ठीक है। तो केयरिंग अमाउंट देखो कैसे दिखेगी, सेम फॉर ऑल केसेस बिकॉज द इशू प्राइस हैज नो इम्पैक्ट हियर। आपसे पूछा जाए कोई भी केस हो, कोई सा भी केस हो, तो आपको अगर पूछा जाए फाइनेंशियल लाइबिलिटी की केयरिंग अमाउंट कितनी, कोई सा भी केस हो, फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिमेन द सेम। ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है ओपनिंग, क्या आने वाली, यही आने वाली जो पिछले केस में आई थी, देखो कितनी आई थी यहाँ पे, 930,242, 930,242, क्यों, क्योंकि सब कुछ सेम है ना, ओपनिंग लाइबिलिटी वही है, इसमें इंटरेस्ट ऐड होगा, पेमेंट माइनस होगा, दैट्स इट। चलो, बिकॉज द इशू प्राइस हैज नो इम्पैक्ट हियर, इशू प्राइस का इम्पैक्ट यहाँ नहीं होता। ठीक है। आप ध्यान देना, आपका चाहे इशू डिस्काउंट पर हो, प्रीमियम पर हो, आप जो जो कूपन रेट है वो किस पर अप्लाइड करोगे, वो फेस वैल्यू पर अप्लाइड करना, ध्यान रखना किस पर करोगे, फेस वैल्यू पर, यानी कि एट पार जैसे निकालते हो ना उस पे, भले डिस्काउंट पर इशू किया हो, प्रीमियम पर इशू किया हो, जो आपके बीच में डीलिंग हुई ना, आपने लोन कितना लिया, मतलब जो लोन लिया उसकी फेस वैल्यू कितनी थी, डिबेंचर जो इशू किया वो 100, तो 100 पर इंटरेस्ट निकालोगे, ध्यान रखना, ना कि 105 या 95 पर। ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन है, इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट अ प्रीमियम विद ट्रांजेक्शन कॉस्ट, है ना। अभी तो हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि इशू के टाइम पर, लेकिन अगर रिडम्पशन हो रहा है, क्या हो रहा है, आपने इशू किया डिस्काउंट पर और रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पर, तो क्या होगा, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी है इसके साथ में, तो कुछ भी नहीं है ज़्यादा हेडक वाली बात। जरा देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, मतलब इशू एट डिस्काउंट मतलब, फॉर एग्जाम्पल के लिए 97 में इशू किया, 100 की चाहिए, 100 का डिबेंचर 97 में इशू किया, ठीक, 97 आपके पास आ गए, प्रोसीड कितनी हुई, 97, रिडीम कितने में करोगे, रिडीम करोगे इसको प्रीमियम पर, ठीक है, रिडीम कितने में करोगे, 105 पर, ये भी समझ में आ गया। ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी ये क्वेश्चन में कितनी है, 20,000। ठीक है। क्या करें देखते हैं, बहुत ईजी है। अब मैं वापस से रीड नहीं कर रहा हूँ, सारी चीजें जैसा हम कर रहे थे वैसा ही करने वाले। तो कैश फ्लोज निकालो, सबसे पहले क्या निकालो, कैश फ्लोज, आपके पास से कैश आउटफ्लो कितना होगा। तो देखो 1 मिलियन है यहाँ पर टोटल, यहाँ फेस वैल्यू कितनी है, 1 मिलियन, तो आपके कैश फ्लोज कैसे जाएंगे, 1 मिलियन पे आप 5% पे करोगे, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है 5%, इंटरेस्ट यानी कि कूपन रेट कितनी है, 5%, और जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालोगे, कैश फ्लो आपके पास से क्या क्या जाएगा हर साल, जैसे अभी हमने एक्सेल में निकाला था। ठीक। तो आपने क्या करा यहाँ पर,
ये 1 मिलियन पर 5% निकाला, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और लास्ट में रिडम्पशन कर दोगे। तो रिडम्पशन कितने पर करोगे? देखो रिडम्पशन 1 मिलियन पे नहीं करोगे, आप प्रीमियम पर करोगे। तो प्रीमियम कितना? तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 105 पर करोगे, 105 × 10,000, ठीक है। चलो, तो कैश फ्लो निकाला है, कैश फ्लो निकालने के बाद क्या करोगे? प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, एज यूजुअल जैसे निकालते हो वैसे ही निकाल लो। तो देखो प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली हमने, सब है ना। जो भी कैश फ्लो यहाँ पर लिख दिया उसको डिस्काउंटिंग कर दिया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से, प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गई। प्रेजेंट वैल्यू के बाद आप क्या करोगे? प्रेजेंट वैल्यू के बाद इक्विटी कंपोनेंट निकाल लो, टोटल प्रोसीड, टोटल प्रोसीड कितनी हुई इस केस में? टोटल प्रोसीड कितनी हुई? तो टोटल प्रोसीड 97 × 10,000 यानी कि $970,000। तो $970,000 में से आप क्या माइनस कर दोगे? जो भी लाइबिलिटी कंपोनेंट आ गया। तो क्या बचा आपका? इक्विटी कंपोनेंट, ठीक। यहाँ तक जैसा कर रहे थे वैसे ही करो। अब इसमें क्या, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी आ गई है, क्या आ गई? ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ गई। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को क्या करोगे? माइनस करोगे ना लाइबिलिटी में से। इनिशियल लाइबिलिटी किस पर रिकॉर्ड करते हो? ये तो फेयर वैल्यू है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू, ठीक है। और इनिशियली फाइनेंशियल लाइबिलिटी किस पर रिकॉर्ड होती है? फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होती है। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो तो हम उसको क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं। फाइनेंशियल असेट्स के केस में और फाइनेंशियल लाइबिलिटी के केस में क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम डिडक्ट करते हैं फेयर वैल्यू में से। तो फेयर वैल्यू ये रही, उसमें से हमने क्या कर दिया? ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस कर दिया। फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो क्या आएगा आपका? इनिशियल लाइबिलिटी। प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि नई चीज पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑलरेडी पढ़ लिया, बस उसका प्रिंसिपल का एप्लीकेशन देख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? लिखा भी नोट, फॉर द कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर डिडक्टेड फ्रॉम द लाइबिलिटी कंपोनेंट ओनली, डू नॉट अफेक्ट द इक्विटी। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ द लाइबिलिटी कैसे करेंगे? एक बार देखो, अब लाइबिलिटी कितना बोल रहे हैं हम? ये लाइबिलिटी मत बोलना, ये तो फेयर वैल्यू थी। ये क्या है हमारी? लाइबिलिटी, इनिशियल लाइबिलिटी। अब इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, और माइनस क्या करेंगे? पेमेंट जो भी इस साल किया। तो देखो, ये ओपनिंग लाइबिलिटी और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हमने चार्ज करे 8% से इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, और माइनस क्या करा? इंटरेस्ट कितना पेड किया इस साल, यानी कि पेमेंट बोला करो आप, तो कुछ भी हो सकता है पेमेंट, ठीक। तो पेमेंट मतलब प्रिंसिपल भी हो सकता है ना, थर्ड ईयर में जाएंगे या फिफ्थ ईयर में जाएंगे तो पेमेंट प्रिंसिपल का भी होगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? पेमेंट कितना कर रहे हो, ना कि ये बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट कितना, है ना। तो अब यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड। तो कूपन रेट से लिखा हुआ है मैंने 5%। चलो, तो क्लोजिंग अमाउंट आ जाएगी आपकी, निकाल लेना कैलकुलेशन करके। क्या इक्विटी को रीमेजर करोगे? नहीं, इक्विटी रीमेजर नहीं होती। नो, नोट लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, इक्विटी इज रिकॉग्नाइज्ड वंस, इक्विटी इज नॉट रीमेजर्ड सब्सिक्वेंटली। दैट्स इट। तो चलिए, इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डिटेल रिवीजन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में।